हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ड्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 दिसंबर 2024 को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम का, इसमें साइंस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साबुन और अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि साबुन के जो अणु होते हैं उनके पास दो सिरे होते हैं, दो प्रकार के सिरे होते हैं। जलरागी जो जल के साथ अटैच होता है, दूसरा जल विरागी जो जल से दूर भागता है और जो तेल होता है या फिर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसके साथ बॉन्ड बनाता है, उसके साथ अटैच होता है। तो दो प्रकार के सिराएं होती हैं, है ना, दो प्रकार की सिराएं होती है। जलरागी जिसे जल से प्यार है, जल विरागी जिसे जल से प्यार नहीं है। तो किससे प्यार है भाई? दूसरे कार्बनिक पदार्थ से प्यार है, और बोल सकते हो कि तेल से, क्योंकि जो मैल होता है, जो दाग धब्बा होता है वो तैलीय होता है, तो उसके साथ अटैच होगा ये जल विरागी वाला सिरा। तो एक ही अणु के पास दोनों प्रकार की सिराएं होती है, हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म मेजर जो कंपोनेंट होता है, मुख्य जो घटक होता है वो मीथेन है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है? निषेचन के बाद अंडाशय फल बन जाता है, अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाता है। तो डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे के ऊतकों को शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतवृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी में वर्गीकृत किया गया है। तो जो विभज ऊतक है यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की जो लंबाई होती है वो एपिकल मेरिस्टम के कारण ही होती है, और ये जो लैटरल मेरिस्टम है इसे याद रखिएगा कैम्बियम भी कहा जाता है। ये रेलवे के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कैम्बियम भी कहा जाता है। इसके कारण तने की मोटाई बढ़ती है। जो आप पीपल का वृक्ष देखते हैं, आम का वृक्ष देखते हैं, तना कितना मोटा होता है, जो मेन तना होता है कितना मोटा होता है, तो इसी ऊतक के कारण होता है, कैम्बियम इसे कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है? ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो डेल्टा मैक्सिमम होता है बैंगनी रंग का, और डेल्टा यानी कि डेविएशन है, मिनिमम होता है लाल रंग का। तरंग दर्द जिसका ज़्यादा होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। तो लाल का तरंग दर्द सबसे ज़्यादा होता है तो इसका विचलन कम होगा, बैंगनी का सबसे कम होता है तो इसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, बिल्कुल सही है। ओजोन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है। तो किसी भी जीव को जीने के लिए अगर वायु चाहिए तो ऑक्सीजन जो है उसके लिए अनिवार्य है, सही है। ओजोन विषहीन है, ये गलत हो जाएगा। ओजोन जो है जहरीली गैस है। तो केवल 1 और 2 हमारा राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनका न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट होता है, यानी कि वेल डेवलप्ड होता है। कोशिका द्रव्य उसमें अधिक पाया जाता है, डेंस होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है ताकि आसानी से कोशिका विभाजन हो सके। राजधानी या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है। तो डी हमारा राइट आंसर, राजधानी का अभाव होता है। छोटी आंत में अंकुर यानी कि विलाई, इसे दीर्घ रोम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी अंकुर लिख कर आया है, अगली बार जब एग्जाम में आएगा तो क्या पता दीर्घ रोम लिख कर आ जाए, है ना, दीर्घ रोम। तो छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे विलाई कहा जाता है, दीर्घ रोम कहा जाता है। इसका काम होता है जो पाचित भोजन होता है उसके अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना। ठीक है, अवशोषण के लिए, किसके अवशोषण के लिए? पाचित भोजन। जो पाचित भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, जो पाचित भोजन है इसके अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है? जैसे कि पानी और आटे का मिश्रण है, बालू और पानी का मिश्रण है, ये सारे।
तो ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक समान हो, जो कि इस सवाल में है। तो कार्य यहाँ पर हमें धनात्मक मिलता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल की दूरी ज्ञात कीजिए। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ आने में स्पीड को टाइम कितना लगा भाई? 10 सेकंड लगा। यहाँ से हम त्वरण निकाल सकते हैं, v माइनस में u बाई टी। v का मान 30 है, u का मान 0 बट्टे में 10 हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। अब देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बट्टे में 2a। v का मान 30 है तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुने में यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 900 बट्टे में 6 हो जाएगा। तो 6 से 90 कटेगा 15 बार में, तो 150 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसी पिंड का भार डैश होगा। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार होता है 1/6 किसका? पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु का भार होता है उसका। तो हमें यहां पर दिया हुआ है कि ये 3 न्यूटन है और हमें ये चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना होता है, 6 गुना कर देना होता है, तो 18 न्यूटन। डी हमारा राइट आंसर। गलत कथन का चयन कीजिए। अनेक रोग यौन संचरित हो सकते हैं। भाई बहुत सारे रोग हैं जो यौन संपर्क बनाने से फैलते हैं, तो बिल्कुल सही है। सारे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे तो हैं। मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोन डिजीज है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो मस्सा है ना, जिसे हम लोग वाट्स बोलते हैं, ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, HPV के कारण, तो ये वायरल डिजीज है। एड्स HIV विषाणु के कारण होता है, बिल्कुल सही है। गोनोरिया एक जीवाणु जनित रोग है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। एक तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इस तार के दोनों सिरों को 4 वोल्ट के विभवांतर पर बनाए रखा जाता है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर V बट्टे में I होता है। V का मान 4 है, I का मान 2 है, तो 2 ओम हमारा आंसर। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में इन 4 में से जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आयरन। सबसे ऊपर आपको मैग्नीशियम मिलेगा, तब जाकर के एल्यूमिनियम मिलेगा, तब जाकर के जिंक मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आयरन। यानी इन चारों को मैंने ऑर्डर किया यहाँ पर, तो ये रिएक्टिविटी है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है, तो मक्खी, छिपकली, हाइड्रा, ये सारे बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, ये एक कोशिकीय जीव है, ये अपने आप में प्रोटोजोन है। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा, ये कौन से सही है? वायु कूपिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में एल्विलाई बोलते हैं, में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो वायु कूपिकाएं होती हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है हमारे फेफड़ों में, और यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे ब्लड से CO2 इस वायु कूपिका में जाती है, फिर यहाँ से होते हुए हमारे नाक से बाहर चली जाती है, और हमारे नाक से जो ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है इसी वायु कूपिका के थ्रू जो है ब्लड में ये ऑक्सीजन आती है। तो ये ब्लड है, ठीक, ये ब्लड है। जो ये वायु कूपिका है, इसके आसपास ना केशिकाओं का पूरा जाल होता है, केशिकाओं का पूरा ही जाल होता है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है इस ब्लड में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से इस कोशिका में आए। तो लंग्स में ये होते हैं। वायु कोशिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है। तो मैंने यही आपसे कहा, जो कैपिलरीज होते हैं, जो केशिकाएं होती हैं, उनका पूरा नेटवर्क होता है। यहाँ पर ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में केशिकाएं होती हैं। कारण यही है कि ब्लड जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से फ्लो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलेगी। मनुष्यों में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन होता है। ऑक्सीजन बाइंड करता है इस हीमोग्लोबिन से और तब जाकर के ट्रांसपोर्ट होता है कोशिकाओं तक। तो ये सब के सब तो सही है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क में मध्यांश यानी कि मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है? तो हमारे ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो साइकिल चलाना सोच समझ कर चलाते हैं तो ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर बोल दो अग्र मस्तिष्क का ही ये भाग है प्रमस्तिष्क, इसके द्वारा। लेकिन साइकिल चलाते समय जो आप बैलेंस मेंटेन करते हो, है ना, बैलेंस पोस्चर जो मेंटेन करते हो, ये काम है अनुमस्तिष्क का, जो कि पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। जब आप चलते हैं तो सोच समझ कर चलते हैं, प्रमस्तिष्क का रोल होता है। लेकिन आप सीधी दिशा में चल लेते हैं, 2 पैरों पर आप बैलेंस बना करके चल लेते हैं, ये इसमें अनुमस्तिष्क का रोल होता है। जैसे एक इंसान जब ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ाता है, क्योंकि उसका अनुमस्तिष्क सही से काम नहीं करता है। तो संतुलन और मुद्रा बनाए रखने में कौन से मस्तिष्क का रोल होता है, कौन से भाग का? अनुमस्तिष्क, जो कि पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। लेकिन मेडुला क्या करता है, ये लार का आना, उल्टी आना, खांसना, छींकना, ये सारे जो है नियंत्रित किए जाते हैं इस मेडुला के द्वारा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब डैश है। तो अगर आवर्धन मान लीजिए कि धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है, यानी कि आभासी है, और अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा है, यानी कि वास्तविक है। तो पहले धनात्मक है तब जाकर ऋणात्मक है, तो हम बोलेंगे कि पहले आभासी उसके बाद वास्तविक। आभासी यानी कि सीधा, वास्तविक यानी कि उल्टा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, सी हमारा राइट आंसर। ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है, ना ही उसकी उत्पत्ति की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकारों के रूपांतरण के लिए मान्य है। तो किसी भी सिचुएशन के लिए जो है ये बिल्कुल ही सही है, कोई सी भी स्थिति हो ये मान्य है और सभी प्रकार के रूपांतरण के लिए मान्य है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं, अब तक तो आपको रट गया होगा, चालक का प्रतिरोध काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से घटता है, तो इस पर तो निर्भर करता है, और लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पे निर्भर नहीं करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। प्रभावित नहीं करता है तो धारा आप बढ़ाओगे घटाओगे, उससे चालक के प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है? टिंचर आयोडीन जो है आयोडीन और एथेनॉल का मिश्रण है, टिंचर आयोडीन। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है? मान लीजिए एक निश्चित ताप है, फॉर एग्जाम्पल हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या किया कि एक ग्लास जो है पानी लिया और उसमें आपने नमक घोलना शुरू किया।
आप उस पानी में नमक घोलते गए, नमक घुलता गया, लेकिन कब तक घुलेगा? एक ऐसा समय आएगा जब आप उस पानी में और नमक नहीं घोल पाएंगे। जब आप और नमक नहीं घोल पाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो नमक पानी का घोल है, विलयन है, वो सैचुरेटेड है। जब तक और घुल रहा है ना, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब और अधिक विलय आप नहीं घोल पाएंगे, जैसे हमारे केस में विलय नमक है, और नमक आप नहीं घोल पाएंगे, और अधिक विलय आप नहीं घोल पाएंगे, मतलब विलयन सैचुरेटेड है, संतृप्त है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना, मान लो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो वापस से ये संतृप्त विलयन जो है असंतृप्त हो जाएगा, मतलब कुछ और नमक घुलने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। इसीलिए दिए गए ताप पर कहा गया है, यानी तापमान को आप निश्चित कर दो, फिक्स कर दो, तब और विलय पदार्थ अगर आप नहीं घोल पा रहे हो विलयन में, यानी कि विलयन अब संतृप्त हो चुका है, मस्त हो चुका है, पेट भर चुका है उसका, वो और विलय नहीं खाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण, बिल्कुल सही है। जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, ऑक्सीजन का त्याग हो गया ना, तो ये अपने आप में क्या है? अवकरण है, ऑक्सीकरण नहीं है। तेलों में विकृत गंधिता, जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर आप उसको वायु में छोड़ दें तो धीरे धीरे उसका टेस्ट और जो उसकी स्मेल है, ये दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो तेल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसे हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ये अपने आप में ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। संक्षारण, लोहे में जंग लगना, अपने आप में ऑक्सीकरण है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, तो मैग्नीशियम है, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर निर्माण होता है तो ऑक्सीजन आकर के, ऑक्सीजन परमाणु आकर के यहाँ पर जुड़ा है, तो ये अपने आप में ऑक्सीकरण है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अवकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयनों के स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है? तो जो क्षार होते हैं वो जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, इसका pH लगभग 14 होता है। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ये प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव कई खंडों में कट या टूट जाता है, यदि कोई जीव कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं? अब देखो, मूकुलन है, विखंडन है, बीजाणु निर्माण है, पुनर्जनन है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रबल होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीधी समानांतर समदूरस्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल होता है। सी हमारा राइट आंसर। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश। द्वार कोशिकाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? आप बोलेंगे स्टोमेटा, रंध्र, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, मुख्य रूप से उसमें गार्ड सेल्स होते हैं। अच्छा, गार्ड सेल्स ये हैं देखो, और गार्ड सेल्स के पास याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी गार्ड सेल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब इस गार्ड सेल में पानी भर जाता है ऑस्मोसिस के जरिए, इस गार्ड सेल में जब पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स जो होती है, यानी कि द्वार कोशिकाएं जो होती है, इसे हम लोग रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी बोलते हैं। ये कोशिकाएं जो है फूल जाती है। फूलने के बाद ये जो इसकी भित्ति होती है ये ऐसे अंदर की ओर सरक जाती है और स्टोमेटा जो है खुल जाता है, और जब पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये शिथिल हो जाएगी और स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो उभर जाती है, खुल जाते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बार मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। जो कोशिका उन्होंने देखा था वो कॉर्क सेल्स थी, है ना, कॉर्क सेल्स थी। कॉर्क
नाम का पदार्थ जो है वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। बी हमारा राइट आंसर। कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। पुनर्जनन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। बीजाणु निर्माण या फिर बीजाणु समासंग अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है, जो कि राइजोपस में होता है। निषेचन, निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जो कि अलैंगिक प्रजनन में नहीं होता है। ठीक, बी हमारा राइट आंसर। किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? अब क्योंकि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है तो धनात्मक कार्य तो नहीं होगा, ऋणात्मक होगा। और दोनों को क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो -40 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू -F इंटू में S हो जाएगा, -20 गुने में 2 हो जाएगा, -40 जूल। द्वि आबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो क्या आता है भाई? 1 कार्बन के लिए मेथ आता है, 2 कार्बन के लिए एथ आता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, तो प्रोप हो जाएगा। और द्वि आबंध है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो इसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन के लिए सफिक्स इन होता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन लगा देंगे, तो प्रोपीन हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या को देखते हुए हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि सफिक्स लगाते हैं लास्ट में। तो यहाँ से एल्कीन के लिए जो सफिक्स होता है वो इन होता है, ENE। तो प्रोपीन हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रताओं को pH पैमाने पर मापा जाता है? तो H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है pH उतना ही कम होता है, और H+ आयन की सांद्रता जितनी कम होती है pH उतना ही अधिक होता है। निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा, हमें सही चूज करना है। निलंबन और कोलाइड इन दोनों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी ये दोनों टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। इसके कण विलियन के कणों से छोटे होते हैं, गलत हो जाएगा। विलियन, कोलाइड, निलंबन। सूक्ष्म कण यानी कि सबसे छोटे कण होते हैं विलियन के केस में, उससे थोड़े बड़े होते हैं कोलाइड के केस में, और निलंबन के कण सबसे बड़े होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विलियन से छोटे होते हैं, गलत हो जाएगा ये। विलियन के तो सबसे छोटे होते हैं, विलियन के सबसे छोटे होते हैं। यहाँ पर लिखा है इसके कण विलियन के कणों से छोटे होते हैं, नहीं। कणों को निस्यंद द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी छान करके फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो आपके पास जल और रेत का मिश्रण है जो कि अपने आप में निलंबन है, तो आप छान करके उसको अलग कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं, तो रेत और जल का मिश्रण है जो कि निलंबन का एग्जाम्पल है, उसको आप छोड़ दो कुछ समय के लिए, तो सारे रेत के कण जो है नीचे आकर के बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो निलंबन है वो अस्थायी होता है, अस्थायी मिश्रण होता है। डी हमारा राइट आंसर है, केवल डी सही है। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ए हमारा राइट आंसर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। वक्रता त्रिज्या अगर 4 मीटर है तो जो फोकस दूरी है वो 2 मीटर है, यानी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा गया है। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और बोलेंगे कि अत्यधिक आवर्धित बनता है। ठीक है, अत्यधिक आवर्धित बनता है, अत्यधिक आवर्धित बनता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। सी हमारा राइट आंसर। एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाता है
उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। बस चल रही थी इस वाले स्पीड से, 30 सेकंड में बस की स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा 30 सेकंड का। त्वरण कितना हो जाएगा, v माइनस में u बाई टी। v है 30, u है 12 और t है 30। 30 में से 12 जाएगा 18 हो जाएगा, 18 बट्टे में 30, 6 से काटेंगे तो 3 बट्टे में 5 आएगा। ये त्वरण है। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे और यहाँ से s निकालेंगे। v स्क्वायर यानी कि 900 और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 2 गुने में 3 बट्टे में 5 और गुने में s। यहाँ से आप s निकालिए। जब आप s निकालेंगे तो ये मान आएगा 630 मीटर। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, 630 मीटर आपका आंसर आएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में 6 दिसंबर 2024 को तीसरे शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।